चतुर बुढ़िया। रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक बुढ़िया अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। उसके पति का निधन उसके छोटे बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, जिसके बाद शांति ने ही अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब उसके दोनों बेटों की शादी हुई तो बहुओं का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। शुरू शुरू में तो दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों को अपनी मां का ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों भी अपनी पत्नियों जैसे ही हो गए और दोनों भाइयों ने भी अपनी मां पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक रोज नवमी का दिन था और छोटी छोटी कन्याएं सबके घरों से कन्या भोज लेकर अपने घरों को जा रही थी और उसकी थाली से आने वाली हलवे की खुशबू से शांति का मन ललचा रहा था। वो खुद से बोली, कितने दिन हो गए हलवा नहीं खाया, आज तो मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। जाकर बहू को कहती हूं कि मेरे लिए हलवा बना दे। शांति उठकर अंदर गई। पहले वो अपनी बड़ी बहू के कमरे में गई तो बड़ी बहू आईने के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही थी। उसने बड़ी बहू राधा से कहा कि वो बहू, मेरे लिए हलवा खाने का मन कर रहा है, तुम मेरे लिए थोड़ा सा हलवा बना दो। तो बहू ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता क्या, मैं अभी दर्पण के सामने बैठी तैयार हो रही हूं। आपको हलवा खाना है तो जाकर नीलम से कहो, वो आपके लिए हलवा बना देगी। बड़ी बहू के मुंह से ना सुनकर शांति अपनी छोटी बहू नीलम के पास गई, लेकिन नीलम ने कहा कि मैं तो काम करके बहुत थक गई, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं रसोई घर में जाकर हलवा बना दूं। शांति बुढ़िया उसके कमरे से वापस आ गई, लेकिन उसका हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं खुद ही हलवा बना लेती हूं, क्या एक हलवा बनाने के लिए बहुओं को परेशान करना। वो रसोई में हलवा बनाने के लिए गई तो रसोई में हो रही बर्तनों की खटपट दोनों बहुओं के कानों तक पड़ी। बर्तनों की खटपट से जल्दी से दोनों बाहर निकल कर आई और बड़ी बहू राधा ने नीलम से कहा कि अगर ये रसोई में जाकर हलवा बनाएगी तो सारा घी खत्म कर देगी। तुम एक काम करो, तुम माँ जी को बातों में लगाकर रखो, तब तक मैं पुराने वाला घी लाकर आती हूं। नीलम जाकर शांति को बातों में लगा लेती है। तभी राधा वहां पर एक घी का डब्बा लेकर आती है। वो घी का डब्बा शांति को देते हुए कहती है कि आपको हलवा बनाना है तो इस घी से बना लीजिए, ये बिल्कुल शुद्ध घी है। रसोई में रखा हुआ घी थोड़ा पुराना हो गया है। शांति ने सीधे स्वभाव से वो घी का डब्बा ले लिया और दोनों बहुएं वहां से चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद जब शांति ने वो घी का डब्बा खोला तो उसमें कीड़े चल रहे थे। शांति का मन बहुत खराब हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करके अपने बेटों के लिए इतना सब कुछ किया और आज इन दोनों की पत्नियां ही मुझे हलवा तक नहीं खाने दे रही। ये दोनों मुझे जानबूझकर ये सड़ा हुआ घी देकर गई है। शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो सड़ा हुआ घी बाहर फेंक दिया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। शाम को उसकी बहू उसके लिए खाना लेकर आई। खाने में आज उसकी बड़ी बहू ने उसकी मनपसंद सब्जी बनाई थी। शांति बोली, आज तो तुम मुझ पर बड़ी मेहरबान हो गई जो तुमने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई है, वरना तो मुझे रोटी देते हुए रोज ताने देती हो। तो बड़ी बहू बोली कि मैं रोज आपके साथ बदतमीजी से बात करती हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब से मैं आपसे इस तरह पेश नहीं आऊंगी। मैंने आज तक आपके साथ जितना भी बुरा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शांति को अपनी बड़ी बहू का व्यवहार आज कुछ अजीब सा लगा। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उस पर थोड़ा सा साग लगाया। उसने रोटी के उस टुकड़े को जमीन पर रख दिया। एक चूहा बहुत देर से वहां पर घूम रहा था। उसने जैसे ही वहां पर रोटी का टुकड़ा रखा हुआ देखा तो वो उसे खाने लगा, लेकिन खाते खाते वो चूहा वहीं धराशायी हो गया। कुछ देर बाद शांति ने जब उठकर देखा तो वो चूहा मर चुका था। शांति समझ गई कि उसकी बहू ने उसके खाने में जहर मिलाया था। ये देखकर वो रोने लगी कि जिन बच्चों के लिए उसने अपना पूरा जीवन
न्यौछावर कर दिया। आज वही बच्चे उसे मार डालना चाहते हैं। शांति ने सोचा कि बड़ी बहू के अनुसार तो मैंने खाना खा लिया होगा और उसके अनुसार मुझे बेहोश होने का अभिनय करना चाहिए। शांति जोर जोर से कराने लगी। बड़ी बहू को लगा कि उसका काम हो गया। तभी उसका छोटा बेटा और बहू और बड़ा बेटा और बहू भी वहां पर आए। छोटे बेटे रमेश ने कहा कि क्या हुआ मां, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? तो शांति बोली कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वैद्य जी को बुला दो। तो बड़ी बहू ने मन ही मन सोचा, चाहे अब किसी भी वैद्य को बुला लो, लेकिन अब ये कभी ठीक नहीं होगी। ये तो अब सीधा परलोक सिधारेगी और एक बार ये परलोक सिधार गई तो इन दोनों को भी मैं रास्ते से हटा दूंगी। छोटे बेटे ने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने आकर शांति को दवाई दी और कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने औषधि दे दी है तो इन्हें आराम आ जाएगा, लेकिन इनके खाने पीने का जरा ध्यान रखो। इनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है तो इन्हें दिन में 2 समय दूध पीने के लिए दो। दोनों बहुओं ने मन ही मन सोचा, अगर इसे दोनों समय दूध पीने के लिए दिया तो हमारा तो भट्टा ही बैठ जाएगा। बड़ी बहू सोचने लगी कि ये तो बड़ी तगड़ी बुढ़िया है, जहर से भी नहीं मरी, अब तो इसे ऊपर वाला ही उठाएगा। और छोटी बहू अपना खर्चा बचाने के लिए उसे मारने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन छोटी बहू ने शांति के लिए दूध गर्म किया और उसमें चूहे मारने वाली दवाई मिला दी और दूध लेकर शांति के कमरे में गई। उसने शांति के बिस्तर के बगल में दूध का गिलास रखा और बोली, बाझे, दूध को ध्यान से पी लेना, भूल मत जाना। डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको 2 समय दूध पीना है। शांति समझ गई कि इस दूध में भी जरूर कोई न कोई झोल है जो बहू मुझे खाने के लिए कीड़े पड़े हुए वाला घी दे सकती है, वो मुझे दूध पीने के लिए कहां से देगी। शांति ने दूध का गिलास वहीं पर रखा और जैसे ही उसकी छोटी बहू वहां से गई, उसने दूध को अपने कमरे की खिड़की के बाहर लगे पौधे में डाल दिया तो पौधा बिल्कुल मुरझा गया। शांति समझ गई कि इसके अंदर जहर था। वो हर बार ये सोचकर रोती थी कि उसने अपने बच्चों के लिए इतना सब कमाया, इतनी मेहनत की और अब वो बच्चे उसे जीते हुए भी नहीं देखना चाहते। शांति ने ठान लिया कि वो उनसे बदला जरूर लेगी। शांति ने खुद से कहा कि अभी तो मुझे पेट दर्द का बहाना भी करना है। छोटी बहू मुझे जहर वाला दूध जो देकर गई थी, वो दर्द के मारे जोर जोर से कराने लगी। दूध में जहर मिलाने वाली बात छोटी बहू के साथ साथ छोटा बेटा भी जानता था और वो भी इस सब में शामिल था। उसके दोनों बहू बेटे जल्दी से दौड़कर आए और पूछने लगे कि क्या हुआ माँ? तो बुढ़िया बोले, जल्दी से वैद्य जी को बुला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो बड़ा बेटा जल्दी से वैद्य जी को बुलाने गया। तभी छोटी बहू और छोटे बेटे ने मन ही मन सोचा, चाहे अब वैद्य जी को बुला लो या किसी को बुला लो, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाली, और एक बार तुम चल बसी तो फिर बड़े भैया और बड़ी भाभी को भी हम ठिकाने लगा देंगे और सारी जायदाद के मालिक बन जाएंगे। कुछ देर बाद वैद्य जी वहां पर आए और उन्होंने फिर से शांति की जांच की। उन्होंने शांति को कुछ जड़ी बूटियां दी और वहां से जाने लगे। तभी शांति ने वैद्य जी को रोकते हुए कहा कि रुकिए वैद्य जी, आप 2 दिन से मेरा उपचार कर रहे हैं और आपने मेरे घर की 1 प्याली चाय भी नहीं पी। नीलम, राधा, तुम दोनों जाकर वैद्य जी के लिए चाय बना दो, और बेटा तुम दोनों जाकर वैद्य जी के लिए समोसे और जलेबियां ले आओ। वैद्य जी बोले कि नहीं नहीं शांति बहन, मुझे किसी चाय समोसे या जलेबी की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने घर से खाना खाकर आया हूं। लेकिन शांति ने वैद्य जी से विनती की तो वो मान गए। जैसे ही उसके बहू बेटे चाय नाश्ते के लिए वहां से गए, तभी शांति ने वैद्य जी को सारी बात बता दी। तो वैद्य जी बोले, ये तो बड़ी ही दुखद बात है, परंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे कुछ ज्यादा ही चतुराई से चल रहे हैं, लेकिन चतुराई का परिणाम हमेशा नहले पर दहला ही होता है। कुछ देर बाद उसके बहू बेटे वैद्य जी के लिए चाय समोसे और जलेबियां लेकर आए। वैद्य जी ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखा और अपने घर चले गए। छोटी बहू और छोटे बेटे ने सोचा कि माँ तो बहुत तगड़ी है, जहर से भी नहीं मरी, अब तो इसे ऊपर वाला ही उठाएगा, तब तक हमें इसे भुगतना पड़ेगा। शांति जानती थी कि उसके दोनों बेटे और दोनों बहुएं
उसकी सेवा नहीं करना चाहते, और सेवा करनी तो छोड़ो, वो तो उसे मार डालना चाहते हैं। अगले दिन उनके घर पर गांव का मुखिया आया और शांति के पास जाकर बैठ गया। उसकी बहुएं मुखिया के लिए चाय लेकर आई तो मुखिया ने कहा कि जब तक मैं किसी को अंदर आने को न कहूं, कोई भी अंदर नहीं आएगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मुखिया जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक मुखिया जी शांति के साथ बात करते रहे और 1 घंटे बाद वहां से बाहर निकले। वो उनके घर से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी शांति का बड़ा बेटा भागते भागते उनके पास गया और बोला कि मुखिया जी, आप मेरी माँ से इतनी देर से किस बारे में बात कर रहे थे? तो मुखिया बोला कि देखो भाई, तुम मुझसे पूछने आए हो तो बता देता हूं। तुम्हारी माँ ने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी जमीन एक अनाथ आश्रम को दान में देना चाहती है और जल्द ही वो ऐसा करना चाहती है, तो बस उसी के सिलसिले मुझे बुलाया था। तो बुढ़िया का बेटा बड़ा हैरान हुआ। वो बोला कि जब मेरी माँ के 2 बेटे हैं तो मेरी माँ जमीन जायदाद को अनाथ आश्रम को क्यों दान देना चाहती है? तो मुखिया बोला कि तुम्हारी माँ के 2 बेटे जरूर हैं, लेकिन उसकी सेवा कोई नहीं करना चाहता, और जब कोई उसकी सेवा ही नहीं करना चाहता तो वो जमीन तुम्हें क्यों दे? अगर जमीन चाहते हो तो उसकी सेवा करो। अपने छोटे भाई से ज्यादा अपनी माँ की सेवा करोगे तो सारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद जब मुखिया अपने घर पहुंचा तो बुढ़िया का छोटा बेटा भी उसके पास आ पहुंचा और पूछने लगा कि आपने इतनी देर से मेरी माँ से क्या बात की थी? तो मुखिया ने उसे भी वही बात बता दी। दोनों बेटों को जैसे ही ये बात पता चली तो उन्होंने जाकर ये बात अपनी पत्नियों को बताई। तो अगले ही दिन से दोनों बहुएं और दोनों बेटे शांति की सेवा में लग गए। अब तो शांति के लिए दिन में कई कई बार पकवान बनते और उसे रोज रात को गरम गरम बादाम वाला दूध गरम करके दिया जाता। एक बहू उसके सर में तेल डालती तो दूसरी तेल से उसकी मालिश करती। दोनों मन ही मन सोचती थी कि ये चाहे माँ जी की कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन जमीन तो मैं ही लेकर रहूंगी। इस चक्कर में दोनों एक दूसरे से ज्यादा सास की सेवा करने की कोशिश करती। सुबह सुबह शांति का बड़ा बेटा उसके पैर दबाने आता तो शांति कहती कि तू मेरा बहुत लायक बेटा है, मेरी कितनी सेवा करता है, और राधा बहू भी मेरी बहुत सेवा करती है और मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैंने तो ठान लिया है कि मैं मरने से पहले अपनी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों के ही नाम करूंगी। और जब रात को उसका छोटा बेटा उसके लिए दूध लेकर आता तो वो कहती कि तू और नीलम बहू ही मेरे लायक बच्चे हो, वरना बड़ा बेटा और बड़ी बहू तो मेरी कोई सेवा नहीं करते। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मरने से पहले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे ही नाम करूं। अब दोनों भाइयों के मन में यही बात चलती कि जायदाद तो मेरे ही नाम करेगी। इसी तरह कुछ समय बीता और 5 बरस गुजर गए। एक रात शांति की तबीयत खराब हुई और वो चल बसी। शांति ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे से कहा था कि मैंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है और उसकी वसीयत मुखिया जी के पास है। मेरे मरने के बाद उनसे वो ले लेना। और उसने अपने छोटे बेटे से भी यही बात कही। जब वो गुजर गई तो उसके अंतिम संस्कार के बाद दोनों बेटे मुखिया जी के पास पहुंचे तो मुखिया उन्हें देखकर हंसने लगा। तो बड़े बेटे ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो मुखिया जी? तो वो बोला, तुम दोनों को लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के नाम पर सारी जायदाद कर दी है। छोटा सोचता है कि सारी जमीन मेरी है और बड़ा सोचता है कि सारी जमीन मेरी है। लेकिन तुम्हारी माँ ने आज से 5 साल पहले ही अपनी जमीन की वसीयत बनवा ली थी और उसमें लिखा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी सारी जमीन जायदाद को अनाथ आश्रम को दान कर देना। तुम दोनों बेटों ने अपनी माँ को जहर देकर मारने की कोशिश की। तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं लगा। उस बेचारी ने तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद कितनी मेहनत से तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया, धन कमाकर जमीन जायदाद इकट्ठे की, और तुम लोग उसे 2 वक्त की रोटी तक इज्जत से नहीं दे पाए। वो तो बस अपने बुढ़ापे का कुछ समय सुख शांति से जीना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी चतुराई का जवाब उसने चतुराई से ही दिया। दोनों लालच के चक्कर में उसकी सेवा करते रहे, लेकिन अंत में तुम्हें वही मिला जिसके तुम भागी थे। दिल से अपनी माँ की सेवा करते तो दोनों भाइयों को आधी आधी जायदाद मिल जाती, लेकिन अब तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा।
सारी जमीन अब अनाथ आश्रम की हो चुकी है, इसलिए अपना सामान बांधो और जितनी जल्दी हो सके घर से निकल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी वहां पर कोई जगह नहीं है। दोनों भाइयों को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो जाकर जब ये सब अपनी पत्नियों को बताते हैं तो वो भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। लेकिन अब उन लोगों के पास पछतावा करने के सिवाय और कुछ नहीं बचा था। उन सब ने अपनी मां के साथ ही चतुराई करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मां की चतुराई ने सबकी खाट खड़ी कर दी और सबको अपने कर्मों की अच्छी सजा दी।